साहिब सदर और मोहतरम तरिक्का साहब, दूसरे मौजूदीन, ख्वातीन व हज़रात, अभी अभी हम लोग खाना खा के लौटे हैं। और आप देखिए, खाने में खाने की चीज़ों की जो तरतीब होती है उसमें आखिर में क्या होता है? कुछ मीठा। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि कम से कम जो मैं बोलना चाहता हूँ उसमें बहुत कुछ मीठा नहीं है। हाँ, खुशी की बात यह है कि मेरे बाद भी एक मकाला पढ़ा जाएगा तो शायद आपका मुंह का स्वाद ठीक हो जाए। आप मेहरबानी करके मुझे बर्दाश्त कीजिए। मैं एतराफ़ करूँगा कि मैं, सब लोग जानते हैं जो मेरे को जानते हैं, कि मैं बराह रास्त उर्दू का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी पहली इब्तदाई तालीम जो थी वो उर्दू ही में थी। फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद क्या हुआ, यकदम उर्दू को देश निकाला दे दिया गया और तमाम तालीमी इदारों में दूसरी ज़बानों का आना शुरू हो गया। लेकिन मेरे साथ तो और भी एक ख़ास बात हुई, वो ये कि 8वीं जमात में जाते जाते सारी ज़बानें निकल गई। तो आप समझिए कि मैंने कोई भी ज़बान नहीं अच्छी तरह से पढ़ी, ना उर्दू सिर्फ प्राइमरी तक, ना हिंदी क्योंकि 8वीं में ख़त्म हो गया, ना पंजाबी, वो भी 2 क्लास से पढ़ के ख़त्म हो गया क्योंकि मैं साइंस में शामिल हो गया। मेरे जो खैर खा थे वो चाहते थे कि मैं साइंस पढ़ूं, तो लिहाजा मुझे साइंस ही पढ़नी पड़ी। लेकिन उर्दू से मेरा लगाव हमेशा से रहा क्योंकि वो मेरी पहली ज़बान थी और आप इसे पहली मोहब्बत से भी ताबीर कर सकते हैं, जिसको आप भूल नहीं सकते। तो हज़रात, मेरा शौक़ रहा और उर्दू में हमेशा मेरा इंटरेस्ट जो वो कायम रहा। उर्दू में थोड़ी बहुत शायरी भी करनी शुरू कर दी और कुछ किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी। अब आज के इस सेमिनार के लिए मुझे मदऊ किया गया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने मेरे को 85 साल के इस दौर से उठा के 15, 20, 25 साल की वालों में रख दिया। मुझे वो ज़माना याद आ रहा है। उस बड़ी खूब उम्र होती है, हर आदमी उस उम्र को याद करना चाहता है। वो मेरा एक शेर भी है कि हाल से डर कभी जो लगता है, अपने माजी में घूम आता हूँ। तो हज़रात, वो उम्र ऐसी होती है कि हर आदमी उसमें जाना चाहता है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ उस अर्ब का कि वो उम्र थी जब मुझे भी कुछ ठीक ठाक काम का पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। काम का पढ़ने का मेरा मतलब लिटरेचर, शायरी, इस तरह की तमाम लतीफ़ चीज़ें, और अखबारात और रसाले तो है ही। उस वक्त जिक्र हुआ यहाँ पे, ज़्यादातर अखबारात जो थे, कम से कम शुमाली हिंदुस्तान में, वो उर्दू में ही निकलते थे। और जलंधर गढ़ होता था उनका, उसमें मिलाप का जिक्र आया। मिलाप में वे दिल्ली में बेशक वक्त छपता था, दिल्ली से भी और जलंधर से भी, और ये फ़िक्र साहब का मशहूर कॉलम उनमें निकलता था और 30-35 साल तक लगातार चलता रहा, प्याज के छिलके। इस कॉलम को पढ़ने के लिए हर शख्स की कोशिश होती थी कि मिलाप ख़रीदूँ मैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मिलाप की जो मकबूलियत थी, उसकी एक सबसे ज़्यादा अच्छी वजह वो ये थी कि उस पर फ़िक्र तौंसवी का कॉलम आता था। प्याज के छिलके पढ़े मैंने उस वक्त, बाद में पढ़ता रहा। कुछ फ़िक्र साहब की किताबें भी पढ़ी और
किताबें जब पढ़ता रहा मैं, तो एक ख़ास बात जो जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो मुझे बार बार कहते थे, अरे इतने साल हो गए, अब थीसिस भी लिख दो अपना। तो मैं एक दिन 4-5 कागज़ काले करके ले गया। मैंने कहा जी ये देख लीजिए ज़रा। मेरे सुपरवाइज़र कहने लगे क्या है ये? मैं कहा जी इंट्रोडक्शन लिखी है मैंने। अरे तूने थीसिस लिख लिया? मैं कहा नहीं थीसिस तो नहीं लिखा। अरे भर गए, थीसिस लिखा नहीं और इंट्रोडक्शन पहले लिख ली। कहता प्यारे, किताब जब लिखते हैं वो तो किताब लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं। दिबाचा या मुखबंद, जिसको जो भी आप नाम देते हैं, लेकिन किताब जब पढ़ते हैं तो दिबाचा पहले पढ़ते हैं और किताब बाद में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यूँ वो दिमाग में मेरे हमेशा रही। तो जब मैं किताब कोई भी देखता हूँ तो ना ये कि दिबाचा देखता हूँ या किसी ने फॉरवर्ड क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैं ये भी देखता हूँ कि और क्या है बाहर रखा हुआ। तो हजरात, मैं कुछ किताबें जो फ़िक्र साहब की देखी हैं उनमें मैं आपको बताता हूँ कि बाहर और क्या क्या लिखा है, और ये जाहिर करेगा कि उस आदमी के रोम रोम में तनज़निगारी और हास्यरस भरा पड़ा था। देखिए, उसकी सबसे एक अच्छी किताब है आधा आदमी। आधा आदमी नाम जब उन्होंने रखा था तो उस वक्त उनको बदकिस्मती फालिज का दौरा पड़ा था, तो एक हिस्सा उनके जिस्म का जो बिल्कुल नाकारा, तभी उन्होंने इसका नाम आधा आदमी लिखा। उसमें क्या लिखते हैं वो, जुमला हुकूक। कभी आपने पढ़े किताब में? कोई नहीं पढ़ता। जुमला हुकूक, मुफ्त पढ़ने वालों के नाम महफूज। जुमला हुकूक, मुफ्त पढ़ने वालों के नाम महफूज। कितनी छपी? तिजारती राज। तिजारती राज। किस साल छपी? प्रेस में देते हुए 1979 और प्रेस से निकलते हुए 1981। बताओ, फिर कहते हैं क्यों छपी? मुसन्निफ और पब्लिशर की मिली भगत। अब देखिए, मतलब ये आपको बताता है कि किस किस्म का आदमी था वो। हर वक्त उसी लय में उस। अब एक किताब और थे, बात में घात। ये भी तंजिया मज़ामीन का मजमूआ है उनका। जुमला हुकूक गैर महफूज। सन्ने अशायद करीब करीब 1983। तादाद शायद सीगाए राज में। कीमत 20 रुपये, महंगाई अलाउंस समेत। इंतसाब, समर्पण जिसको कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते, समर्पण कहते होंगे। इंतसाब, डेडिकेशन। इंतसाब उन चोरों के नाम जो इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। ये है फ़िक्र तौसीफ़ी साहब। अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, मैं इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बात। मैं एक बार साइंस के प्रैक्टिकल लेने के लिए पंजाब के एक गांव मोगा गया। मोगा में मुझे खुशकिस्मती से एक जनाब कन्हैयालाल कपूर से मुलाकात करने का मौका मिल गया। वो या तो उस कॉलेज के उस वक्त प्रिंसिपल थे या वो रिटायर हो गए थे। उनसे बातचीत, मैं उनके कुछ मज़ामीन पढ़ रखे थे। आप जानते हैं कि वो भी एक बहुत बड़े माने हुए तनज़निगार थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने
ये भी बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई उन्होंने कि कैसे उन्होंने ये जो उर्दू के मशहूर नावल निगार हैं कृष्ण चंद्र, वो कहते हैं उनकी शादी मैंने करवाई थी। और फिर ये भी बताया कि अरे फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़म थी ना तन्हाई, उसकी मैंने पैरोडी लिखी हुई है, सुनाऊँ? मैं कहा सुनाइए। सुनाई उन्होंने, बहुत खूबसूरत पैरोडी, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जिक्र आया जनाब फ़िक्र तौसवी साहब का, तो उन्होंने कहा अब ये बातें ऐसी हैं, इनकी आप तरदीद भी कर सकते हैं और हो सके तो तायीद भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा कि हाँ फ़िक्र भाई, फ़िक्र को मैंने ही ये हिदायत दी थी कि भाई तनस के साथ थोड़ा थोड़ा मज़ा भी जो है जोड़ो, यानी कड़वी दवाई को मलाई में लपेट कर दो। कहते उन्होंने मान गए, और मेरा ख्याल है कि अब वो बहुत अच्छा लिखेगा। और साथ में एक उन्होंने पेशूनगोई भी कर दी, वो ये कि मैं सोचता हूँ कि ये शख्स इस सदी का आला तरीन होगा अपने तनस निगार, और वो तो साबित सच हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह और भी बातें हुई। मैंने कहा जी उनके सुना है कि वालिद मोहतरम गरीब ही थे, ऐसा ख़ानदान था। कहते सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कैसे हो सकता है एक शख्स जो दुकानदार है, अच्छा भला, नाम भी धनपत राय है, और वहाँ पे उन्होंने कहा, फ़िक्र ने खुद कहा है कि वो भले भोले भाले बलोचों को एक्सप्लॉइट करता था, उनको नमक देता था और उनसे सिल्क लेता था अपने, और पश्मीना वगैरह वगैरह, और कम तोलता था। ये बात वो कहते मुझे फ़िक्र ने खुद कही है, तो वो कैसे गरीब हो सकता बात? तो मैंने कहा जी फिर उसने तालीम को छोड़ दी, सिर्फ स्कूल तक की उसने तालीम हासिल की, और कॉलेज में उनके वालिद ने कहा कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता फ़ीस, भाई ये फीस 20-25 रुपये मैं नहीं दे सकता, तो छुड़वा दी और उसको अपनी दुकान पे ले गए। ये दुकान पे उन्होंने सब कुछ देखा होगा, दिल भर गया उनका, तो उन्होंने सोच लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भाग जाऊँगा। और कहते एक और वजह भी हो सकती है, वो ये है कि फ़िक्र तौसवी जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के हेड मास्टर जो थे, उस कमबख्त को शेर व शायरी का शौक़ था, और वो कुछ रसाले मंगाते थे शेर व शायरी के और ऐसे। तो ये फ़िक्र जो है ना चोरी छुपे वो पढ़ता था, तो इसको भी थोड़ा सा वो जरासीम इसमें पैदा होने शुरू हो गए, जो बाप ने देख लिए। तो बाप ने देख लिए तो अब बताइए कौन सा बाप है जो ये देख के खुश होगा कि उनका लड़का जो है वो शायर बनने वाला है। क्योंकि उस वक्त और भी कई तर्जनिगार थे जिन्होंने ऐसा लिखा था। हाजी लक लक, मैं आपको बताऊं, उनका एक शेर है कि एक फ़ौज में है लड़का, एक बन गया है शायर, आनी अपनी तरफ से दोनों का दान हो गया। तो ये कुदरती बात थी कि बाप ने मना किया कि भाई तू छोड़ इसको, दुकानदारी करो, मेरे पास बैठो। वो माना नहीं, कि तबीयत के ख़िलाफ़ थी ये बात, भाग खड़ा हुआ घर से। कहाँ कहाँ नहीं खाक शानता फिर, आप जानते हैं, सारा पढ़ा हुआ उनके बारे में, तो आगे बारे क्या बताएं उसके। सुना है उनका नाम ये जो रामलाल है या राम नारायण है, ये उनके पिताजी ने बोले थे। वो जब ये पैदा हुए तो उनके पिताजी ने, वालिद मोहतरम ने कहा, हे नारायण, एक और आ गया भूखा मरने को। मैं क्या भी ये तो अब जानते हैं कन्नियाल कपूर साहब भी ज़बरदस्त मज़ा निगार भी थे। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमारे मुल्क तो ऐसा ही होता है,
जो चीज़ भी आपके पसंद की नहीं होती हम भगवान पे डाल देते हैं, खुदा पे डाल देते हैं, अल्लाह। तो मेरा तो ख्याल है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा लड़का नहीं जो अपने बाप की औलाद हो, क्योंकि सब ये कहते हैं। खैर, नाम के बारे में उन्होंने कहा, देखो मैं नहीं कह सकता कि उसका नाम पहले रामलाल था या राम नारायण था। कहते जो लोगों के मज़ामीन में पढ़ते हैं उनमें भी ऐसा है, किसी ने रामलाल लिखा है, जैसे के खुल्लर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, आप जानते होंगे। के खुल्लर साहब के बहुत सारे मज़ामीन जो हैं वो इन पे हैं। उनकी सबसे अच्छी किताब जो है फ़िक्रनामा, उसका दिबाचा भी खुल्लर साहब का लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत। और खुल्लर साहब ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि वो आपके अंदर बैठ जाती है। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा कि फ़िक्र तौसीफ़ कम्युनिस्ट था लेकिन कामयाब शादीशुदा शख्स था। ये था, वो कम्युनिस्ट था लेकिन कामयाब शादीशुदा शख्स था। बहुत अच्छा है। और सब चीज़ें छोड़ देते हैं, एक चीज़, सब कुछ देखने के बाद मुझे एक दो शिकायतें ज़रूर फ़िक्र साहब के बारे में। एक सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि भाई आप अच्छे भले शायरी करने लगे थे, और वो शायरी इतनी बुरी भी नहीं है, मैं 2-4 शेर भी उनके सुनाऊंगा अभी। तो आपने भाई ये छोड़ क्यों दी? आपने एक दीवान भी मुरतब कर लिया, पाकिस्तान में छपा, लाहौर में उस वक्त तो शायरी अच्छी खासी थी। अब आप ही फैसला करें कि इस शख्स को शायर बने रहना चाहिए था या नहीं। 2-4 शेर सुनिए। दुबक दुबक के निकल ए खिरद के जन्नाटे, दुबक दुबक के निकल ए खिरद के जन्नाटे, जुनू की नींद ना खुल जाए तेरी आहट से। फिर दिया शेर, हुस्न तेरा तरब नवा, इश्क मेरा अलम नवा, कांटा तो एक है मगर शान खलिश जुदा जुदा। अब ये शायरी है। इस तरह की शायरी जब कर रहे थे तो छोड़ क्यों दी भाई? ये कपूर साहब में मैंने पूछा इस बात के लिए, उन्होंने कहा ऐसा जी, हमारे मुल्क में टू बी हम्बल इज सिन। अगर आप अपने आप को कह देते हो मैं नाचीज़ हूँ, मुझे तो ख़ास कोई आता जाता नहीं है, सारी दुनिया यही कहनी शुरू कर देगी। वो तो खुद कहता है उसको कुछ नहीं आता जाता। मतलब आप ये कभी गलती ना कीजिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता जाता या मैं ऐसे ही हूँ, नाचीज़ हूँ, फलां फलां फलां। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। और अब तो और भी ख़तरनाक होगी, आपके पास टेलीफोन का ज़माना है जनाब, आपकी रिकॉर्ड कर लेंगे बात तो बताएंगे ये अपने मुंह से कह रहा है ये बात, इसको बुलाने की क्या ज़रूरत है। खैर, बहुत अच्छा शायर था। हाँ, मैं अगर उससे मिल पाता तो ये ज़रूर कहता कि भाई शायरी रखो, जारी रखो, और इतनी जल्दी दीवान निकालने की भी ना करो कोशिश, और एक आध छोटे बड़े उस्ताद के साथ भी वाबस्ता हो जाओ थोड़ा सा, कोई हर्ज नहीं इसमें। और सबसे ख़राब बात ये कि क्या ज़रूरत थी ये नाम रखने की अपने दीवान की, हयूला। अब बताओ ये नाम पढ़ के कौन किताब के अंदर क्या देखेगा। सच बात है ना। खैर, शायरी छोड़ दी और तनज़निगारी की तरफ आ गए। बहुत लोगों ने उसके बारे में लिखा, बहुत बड़ी लिस्ट है उनकी, अपनी भी किताबें बहुत सारी हैं, आप सुन चुके हैं। 20-25 तो उनकी किताबें उर्दू में हैं, 8-10 हिंदी में हैं, और उन पर लिखने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब जिसने भी लिखा है उनमें से बड़े बड़े आदमी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे लिस्ट में अगर नाम पढ़े जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, मैं
दो चार नाम आपको याद हैं, कृष्णचंद्र, कन्हैया कपूर, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग वगैरह वगैरह और वगैरह। जब आप इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ तो उसका मतलब है और भी बड़े बात भी। एनीवे, मैं दो मज़ामीन के इक़्तिसाबात आपकी खिदमत पेश करूँगा, छोटे छोटे बिल्कुल। मिर्ज़ा अदीब कहते हैं कि फ़िक्र अपने मुआशरे का एक बेबाक जुर्रतमंद मुहसिब था। उसकी तनज़ हरारतमंदाना थी। समाज के 1000-2000 पर्दों में छुपे इंसानियत कुश हक़ाइक़ का वो बेरहम नक्काद था। उसकी नज़रें उन कांटों तक पहुंच जाती थी जो आम तौर पर फूलों के नीचे छुपे होते हैं। अब कृष्णचंद्र कृष्ण वो क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि बादिउल नज़र में फ़िक्र अपने आप पर हंसते हैं। गहरी नज़र से देखें तो वो दुनिया पर हंसते हैं, और गहरी नज़र से देखें तो वो हंसते नहीं, रोते हैं। लेकिन अफसोस कि तनस निगार के आंसू किसी ने नहीं देखे। एक अफसाना निगार या नावल निगार वो इंसान के अलमिया पर आपको रुलाता है, तनस निगार हंसाता है। अब इस एक फ़िक्रे को नोट करिए आप। वो अदब के सदफ में एक आंसू को मुंजमद करके उसे दुर्रे आबदार बना देता है। ये सभी कुछ पढ़ने के बाद उनका अपने में 2-4 किताब में निपात। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनने उन पर नहीं लिखा। अच्छा भी लिखा, बुरा भी लिखा, बहुत कुछ लिखा। एक और गिला जो है वो ये है, पता नहीं कहाँ तक मैं ठीक हूँ। मैं कहा ना कि आप इसकी तरदीद भी कर सकते हैं। दूसरा गिला मुझे ये है कि उनका रवैया उस वक्त के उदबा के बाबत बहुत जानिबदाराना रहा है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने हम असर अदीबों शायरों को क्यों अपनी तंज के दायरे से बाहर रखा या उन्हें महरूम रखा। क्या इसलिए कि वो सब उनके हम नवाला थे, या ये कि उनमें से बेशतर उस तहरीक से वाबस्ता थे जिसे तरक्की पसंद तहरीक कहा जाता है, और वो ख़ुद भी उसका हिस्सा थे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर वो इन लोगों को भी अपनी तनस का निशाना बनाते या सिर्फ तनकीद ही करते उन पर, तो उनकी ज़्यादा कदरदानी होती। क्यों लिखा मैंने ज़्यादा कदरदानी होती? बर्नार्ड शॉ ने कहा था, द बेस्ट क्रिटिक इज़ ही हु लीव्स नो टर्न अनस्टोन्ड। अब इस फिक्रे को देखिए आप। मुहावरा तो ये है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन वो कह रहे हैं कि A good critic is he who leaves no turn unstoned। वो वाकई अगर ये करते तो ऐसा ही होता। अब उन्होंने तो बेचारों ने अहमद हुसैन कासमी से भी ये सवाल तक नहीं किया कि जब उन्होंने फ़िक्र को अपने इदारे में मुलाजमत दी तो उन्होंने अपनी गज़ल का ये मतला क्यों कहा कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो। अब उसको पता नहीं लगा इस चीज़ का। जब पता लगा तब तक वो खुद ही मुदीर बन चुका था उसी इदारे का। प्याज के छिलके हाँ, हिंदुस्तान में आने के बाद तो प्याज के छिलके उतारने में मसरूफ़ हो गए वो, लेकिन इन प्याज के छिलकों में भी उन्हें कोई अदीब या शायर नज़र नहीं आया।
वरना वो साहिर लुधियानवी से पूछ सकते थे कि भाई क्यों तुमने ताजमहल जैसी खूबसूरत नज़म में इतने भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अरे तुम सुनाते हो तो लोग जो हैं, आवाम जो हैं, वो तालियां सिर्फ आखिरी 2 मिसरों पे बजाते हैं। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया। और ये बिल्कुल हकीकत है। वो मंटो से भी पूछ सकते थे, अगर आपको भाई बरहनगी इतनी पसंद थी तो आप लाहौर में क्यों रह गए, इधर तशरीफ लाते मुंबई में, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता था। फ़िक्र तौसीफ़ी साहब ने एक कहानी ज़रूर लिखी है जिसमें तरक्की पसंद शायरों पर एक पुरलुत्फ़ तंज़ किया है, और वो कहानी है बीवियों की ट्रेड यूनियन। आपने पढ़ रखी होगी। एक बार कहानी यूँ है कि एक बार वो घर आते हैं तो उनका इन नारों से स्वागत होता है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो, वगैरह वगैरह। और उनकी अहलिया ने बाजू पे एक काली पट्टी भी बांध रखी है। पूछा, अरे भाई कोई अपने नाश्ते वाश्ते का इंतज़ाम नहीं करोगी? वो कहने लगी, नहीं, आज चूल्हा बंद है। फिर फ़िक्र साहब ने नहायत मोहब्बत से पूछा, अच्छा ये बताओ कि कोई तरक्की पसंद शायर नहीं आया था घर में क्या? अब देखिए, ये सिर्फ तरक्की पसंदी पर ही तंज नहीं है, बल्कि ट्रेड यूनियन भी है, जो सिर्फ नारे लगाना सिखाता है, भोले भाले लोगों को वर्गलाता है, कारखाने और दफ्तर बंद करवाता। अब इस फिक्रे का आप कैसे भी मतलब निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत तनज़ मुश्किल से आपको देखने को मिलती है। अब एक चीज़ मैं आपको, सिर्फ एक और बात, उनके जो फर्जंदे अर्जुमन थे फूल कुमार, उन्होंने भी एक जगह उनके बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि जब मैं तालीम पूरी करने के बाद मुलाजमत ज्वाइन की, बैंक में मुलाजिम हो गए थे। तो बैंक में जब पहले दिन ही में गया तो दो थोड़े सीनियर से अमले के लोग थे, वो मेरे पास आए और कहने लगे, अरे नौजवान, तुम क्या उसी राइटर के बेटे हो जो प्याज के छिलके लिखता है? फ़िक्र तौसीफ़ी बहुत अच्छा लिखता है तुम्हारा बाप, हमें बहुत मज़ा आता है। और फूल कुमार कहता है कि मैं तो ये सुन के फूल से कुप्पा हो गया। घर आकर कहते, मैंने वालिद साहब से ये कुछ किया और कहा कि पिताजी, मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है, आपने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अब देखो, औलाद नाम रोशन करती है, माँ बाप का ये आपने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। लेकिन मैं फूल कुमार पता नहीं कहाँ है, मैं फूल कुमार से ये कहना चाहूँगा कि फूल कुमार, तुम बिला खौफ बिला झिझक ये फ़िक्रा कह सकते हो, पिदरम सुल्तान बूद, पिदरम सुल्तान बूद। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।